मेरा नाम प्रतीक है और मैं 20 साल का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक कर रहा हूँ, जो इंडिया का सबसे बड़ा टॉप कॉलेज है। वहाँ मेरी ही क्लास में मुझे एक रोहित मिला, जो कि अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। बातों बातों में ही मुझे पता चला कि रोहित तो प्रयागराज से है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया। कानपुर से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 4 घंटे की है, तो मुझे महाकुंभ में कुछ भी करके जाना ही था। मुझे नेट से पता चला था कि ये इस तरह का महाकुंभ 144 सालों में एक ही बार होता है, तो मैं इस वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस को मिस नहीं करना चाहता था। पर मुझे क्या पता था कि प्रयागराज जाकर मेरे साथ कुछ ऐसा पैरानॉर्मल इवेंट होने वाला है कि जो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख देगा। हमारे कॉलेज में एक इवेंट के चलते छुट्टी हो गई। इन छुट्टियों का फायदा उठाने के लिए मैंने और रोहित ने प्रयागराज जाकर उसके घर पे रहने का फैसला किया। मेरा कोई भाई नहीं है, बस बड़ी बहन है, जिसकी वजह से रोहित मुझे दोस्त से कम और अपने भाई जैसा ज़्यादा लगता था। हमारी बॉन्डिंग वैसी ही थी, इसलिए प्रयागराज तक का सफ़र कब एक दूसरे के साथ बातें करते हुए निकल गया वह पता ही नहीं चला। हम स्टेशन पर उतरे। रोहित के पापा और भाई हमें गाड़ी से लेने आए। हम सब लोग स्टेशन से उतरकर उसके घर की तरफ बढ़ ही रहे थे। उनका घर एक बहुत ही शांत कॉलोनी में था, जहाँ कुछ दूरी पर मकानों के साथ काफ़ी हरियाली थी। जब उनकी गाड़ी एक पुराने खंडर से निकली तो रोहित, उसका भाई और पापा तीनों का चेहरा उतर गया। यह बात मैंने नोटिस भी की कि वहाँ एक मकान भी था जो था बड़ा अजीब। आगे एक पुराना सा लोहे का फाटक था कि जो जंग खा चुका था। इसके अंदर एक उजड़ सा लॉन और लॉन के बाद एक बहुत पुरानी सी 3 मंजिला इमारत, जिसकी पेंट जगह जगह से निकल चुकी थी और खिड़कियां भी साफ नहीं थी। जब गाड़ी वहां से निकल रही थी तो अचानक मुझे उन धूल भरी खिड़कियों में से एक के पास किसी औरत की परछाई नजर आई। वे शायद मुझे ही घूर रही थी, लेकिन मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। गाड़ी के उस मकान को पार करते ही 2 मकान छोड़कर रोहित का घर था। मैंने नोटिस किया कि उस मकान को पीछे छोड़ते ही रोहित के पापा और भाई की जान में एकदम से जान आ गई। रोहित के चेहरे को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि वह अब काफी रिलैक्स हो गया था। यह सब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। उसके बाद हम लोग घर पे आए। रोहित की मम्मी मुझसे बहुत ही अच्छी तरह से मिली। उन्होंने नाश्ते में तरह तरह की डिशेस हमारे सामने रख दी थी। नाश्ता करने के बाद हम लोग आगे की प्लानिंग करने लगे। हम लोग सुबह 6 बजे कानपुर से चलकर 10 बजे तक रोहित के घर पे आ गए थे। इसी वजह से हमारे पास महाकुंभ में शामिल होने के लिए बहुत टाइम था। हम सब लोग त्रिवेणी संगम पर पहुंचे, जहां दुनिया भर के साधु संत जमा थे। हम लोग आसपास घूम ही रहे थे कि तभी अचानक से एक नागा साधु हमारे ठीक सामने आ गए। उन्होंने सर पर जूड़ा बांध रखा था और पूरे शरीर पर सफेद भभूत लगा रखी थी। नागा साधु ने आसमान की तरफ देखा और उसके बाद रोहित को इशारा करते हुए बोले, तेरे सर पर एक पिशाचिनी का संकट मंडरा रहा है, जल्द ही मृत्यु के आसार है। यह सुनकर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन रोहित के पापा, मम्मी और भाई बुरी तरह से घबरा गए। रोहित के पापा ने आगे बढ़कर नागा साधु से हाथ जोड़कर पूछा, क्या मेरे बेटे को उस पिशाचिनी से बचाने का कोई तरीका है बाबा? है तो मुझे बताइए। नागा साधु ने यह सुनकर एक रुद्राक्ष की माला रोहित के पिताजी के हाथ में थमा दी और कहा, यह रुद्राक्ष की माला इसे पिशाचिनी से दूर रखेगी, लेकिन ध्यान रहे कभी यह माला इसके गले से उतरनी नहीं चाहिए। इसके बाद नागा साधु ने मंत्रों का जाप करते हुए रोहित के गले में वह माला डाल दी। जब हम लोग घर लौटने लगे तब मैंने रोहित से और बाकी सबसे पूछा कि आखिर चल क्या रहा है? आप लोग उस पुराने मकान से भी नजरें बचा रहे हो और अब एक नागा साधु ने रोहित पर पिशाचिनी का साया भी बता दिया। मेरी बात सुनकर रोहित के पापा ने बताया, कुछ 8-10 साल पहले तक उस घर में 2 हस्बैंड और वाइफ रहते थे, जिसकी कोई औलाद नहीं थी। रोहित बचपन से उसके घर में खेलने जाता था और वह भी बहुत प्यार करते थे इन्हें। धीरे धीरे वह लोग रोहित को ही अपना बेटा बनाने की कोशिश करने लगे। वे लोग रात में अपने घर में तांत्रिक क्रिया करते। रोहित नींद में ही चलकर उनके घर पे पहुंच जाता और वे उनके बीच बैठकर उस तंत्र क्रिया का हिस्सा बन जाता। वो रोहित को पूरी तरह अपने बस में करना चाहते थे। यह बात रोहित के घर वालों को पता चल गई। वह एक दिन पुलिस को लेकर उस तांत्रिक कपल के घर पहुंच गए तो कपल उसी वक्त किसी तंत्र साधना में लगे हुए थे। पुलिस को देखकर वह बुरी तरह से चौंक गए और साधना छोड़कर उन पर हमला करने लगे। पुलिस वालों ने अपने बचाव में उन पर गोलियां चला दी। पति की तो गोलियों से डेथ हो गई, लेकिन पत्नी हवन की आग में गिरकर झुलस गई। पुलिस वालों ने
पति का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन रहस्यमयी तरीके से पत्नी की बॉडी हॉस्पिटल से गायब हो गई। उसके बाद कई लोगों ने उस पुराने घर में एक भयानक सी जलती हुई औरत को घूमते हुए देखा। कुछ जाने माने पंडित उस घर को उस औरत से मुक्त करने भी आए थे, लेकिन वह खुद की जान बचाते बचाते भाग गए। उनका कहना था कि वह औरत मरी नहीं है, बल्कि पिशाचिनी योनि में चली गई है। उस पिशाचिनी ने अपने सिद्धियों के बल पर सोते हुए रोहित को कई बार उस मकान में बुलाने की कोशिश की, लेकिन न जाने कितनी बार नींद से उठकर उस तरफ जा रहे रोहित को उसके परिवार ने ही बचा लिया था। उन्हें रोहित को कमरे में बंद रखना पड़ता था ताकि वह उस मकान की तरफ न जाए। रोहित कॉलेज पहुंच गया और हॉस्टल में रहने लगा। तब घर वालों को चैन की सांस मिली, लेकिन पिशाचिनी कॉलोनी के आसपास के बच्चे को बुलाने लगी। वह नींद में ही चलते चलते उस मकान में चले जाते और अगले दिन उसकी लाश मिलती। कहते हैं कि वह रोहित को मकान में आज भी बुलाना चाहती है और रोहित को अपने साथ हवन की अग्नि में समर्पित करके मुक्ति पाना चाहती है। सारी स्टोरी जानकर मैं बहुत हैरान था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन उनके डरे हुए चेहरे देखकर मुझे यकीन करना पड़ा। हम लोग घर लौट आए। रोहित के गले में वो रुद्राक्ष की माला थी जो उसे नागा साधु ने दी थी। रात का खाना खाकर हम लोग सोने चले गए। मैं रोहित के कमरे में ही था। तभी मुझे अचानक शरीर अकलाता सा महसूस हुआ। मैंने उठने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली। मैं एकदम से उठा और नंगे पांव कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने लगा। मेरा शरीर मुझे अपने काबू में नहीं लग रहा था। चलते चलते मैं उसी पुराने मकान की तरफ पहुंच गया जहां जंग खाया हुआ फाटक मेरे लिए अचानक से खुल गया और तभी मुझे सुनाई दी वो खौफनाक आवाज। मैंने जब सामने देखा तो डर से कांपता रह गया, क्योंकि उस पुराने मकान के ठीक सामने ही वो लंबी 7 फुट की पतली सी औरत खड़ी थी, जिसके पूरे शरीर की त्वचा बुरी तरह से जल चुकी थी। लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी, मुंह में से खंजर जैसे पहने दांतों के साथ। दोनों हाथों में लंबी लंबी पतली भयानक उंगलियां थी। लहराते बालों में वह औरत और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसने मेरी तरफ देखकर कुछ मंत्र बोले और मेरे कदम अपने आप उस घर की बाहर बने हवन कुंड की ओर बढ़ गए। मैं खुद को लाख चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। मैं समझ गया था कि पिशाचिनी का आज का शिकार मैं ही हूँ, लेकिन तभी मुझे पीछे से रोहित की आवाज आई। प्रत्येक रोहित दौड़ते हुए उस तरफ आया और अपनी गर्दन में पहनी रुद्राक्ष की माला उतारकर मेरे गले में डाल दी। ऐसा होते ही मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में आ गया, लेकिन मैंने देखा कि भागता हुआ रोहित पिशाचिनी की तरफ बढ़कर बोला, तुझे मैं चाहिए ना? ले, मैं आ गया मैं। रोहित के घर वाले भी उस तरफ आ गए थे, लेकिन इससे पहले मैं या वह कुछ कर पाते, रोहित ने पिशाचिनी को धक्का मारकर हवन की आग में फेंक दिया। पिशाचिनी अपनी भयानक आवाज में चिल्लाई, तू क्या समझता है, इस आग में डालकर मुझे खत्म कर देगा? तभी पीछे से वह नागा साधु भी आ गए थे। वो बोले, मैं जानता हूं कि तू अपना कहर जारी रखेगी, इसलिए अपनी साधना द्वारा तेरा पता लगाकर मैं भी यहां आ गया। अब लग रहा है कि एकदम सही समय पर आया। पिशाचिनी गुस्सा हो गई। वे चीख कर बोली, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं खुद भी बहुत सिद्धियों को प्राप्त करके बैठी हूँ। नागा साधु इस पर बोले, 144 साल के बाद महाकुंभ बहुत ही विशेष नक्षत्रों में संपन्न हो रहा है। ऐसे नक्षत्रों में तेरी जैसी काली शक्तियां कमजोर पड़ जाती है। अब मैं मंत्र पढ़ूंगा और वह आग तुझे पूरी तरह से नष्ट कर देगी। पिशाचिनी यह सुनकर बोली, आग मुझे जला नहीं सकती, मैं हवन कुंड से बाहर आ रही हूँ। नागा साधु के चेहरे पर चिंता की लकीर थी। उन्होंने कहा, अगर मेरे मंत्र पढ़ने से पहले यह पिशाचिनी आग से बाहर आ गई तो इसे कोई खत्म कर नहीं पाएगा। हमारे पास यही एक मौका है। यह सुनकर रोहित खुद उस हवन कुंड की ओर बढ़ गया और उस पिशाचिनी को पकड़ लिया। मैं यह देखकर एकदम चौंक गया था, लेकिन जिस पिशाचिनी ने इतने सालों से उसे परेशान किया था, उसके लिए रोहित के मन में सालों से भरा गुस्सा उसके चेहरे पर खास दिख रहा था। रोहित खुद जल रहा था, लेकिन उसने पिशाचिनी को नहीं छोड़ा। इतनी देर में नागा साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और पिशाचिनी का शरीर राख बनकर हवा में घुलता चला गया। बच तो रोहित भी नहीं पाया। उसका शरीर
पिशाचिनी के खत्म होते होते आग से बुरी तरह से जल चुका था। उस दिन से पिशाचिनी तो कभी किसी को नहीं दिखाई दी, लेकिन मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त और एक भाई को उस दिन खो दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो क्यों ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि रात को 10 बजे जब आप अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो तब मेरी वीडियो आपके सामने आ जाए। और हाँ, हेडफोन लगाए, रिलैक्स करें और एक हॉरर स्टोरी सुनने का मजा लें।